एग्जाम तो मैंने दिया था, एक आरपीएफ टैक्समैन का भी था, वो क्वालिफाई किया था मैंने। दिल्ली पुलिस की वैकेंसी भी आई थी 2019 की, उसमें भी मतलब क्रैक किया था। पिछला एनटीपीसी जो आया था 2018-19 का, उसमें भी क्रैक किया था। बट किसी किसी में मतलब वही 0.5 0.2 इस सब से मैं मतलब मेरी फाइनल मेरिट नहीं बन पा रहा था। मैथ्स तो मैंने कोचिंग में किया था, प्लस जब लॉकडाउन हुई थी, लॉकडाउन से मैंने ऑनलाइन में भी पढ़ा। एक बार सिलेबस कंप्लीट करने के बाद उसको मैं रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करता था, और ऐसे प्रैक्टिस करते करते मैथ मतलब काफ़ी अच्छी हो गई थी मेरी। घर में जैसे हम लोग 4-5 मतलब भाई बहन लोग रहते थे, तो वहीं से हम लोग ग्रुपिंग स्टार्ट कर दिए थे, ग्रुप डिस्कशन। तो उस टाइम हम लोग लूसेंट का एक बुक आता है, सभी के पास होगा, ये सब जानते ही होंगे। तो लूसेंट को बेस बनाया हम लोग, और उसको मतलब एकदम चैप्टर वाइज एकदम लाइन बाय लाइन एकदम अच्छे से करते थे ग्रुपिंग। तो 3 साल में मतलब हम लोग का अच्छा खासा जीके जीएस में मेरा हो गया था, और एक जीके जीएस में इंटरेस्ट भी मेरा जगने लगा। जीके के लिए तो मैं तो बोलूँगा ग्रुप डिस्कशन करने से ज़्यादा फायदा है, ज़्यादा अच्छा रहेगा। कम से कम 200 से 250 बार खत्म कर दिया पढ़ के क्वेश्चन को एकदम लाइन बाय लाइन। तो मुझे एकदम लाइन बाय लाइन क्वेश्चन याद हो गया, कहाँ क्या लिखा है। उसको भी एग्जाम होता है कंपटीशन, तो सबसे अच्छा क्वेश्चन इसी में पूछे जाता है ग्रुप डी में। तो साइंस तो पहले बात की एनसीईआरटी को आप क्लियर मतलब अच्छे से क्लियर कर लीजिए। 6 से 12 तक के बीच आप एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ लीजिए, तो मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से आते हैं साइंस में। अगर लाइन बाय लाइन एकदम डिटेल और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठा कर देखेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। मैं तो रीडिंग ऐसे कोई भी एग्जाम में ऐसा सब्जेक्ट है कि आप उसमें मतलब एकदम फुल स्कोर कर सकते हैं। 25 क्वेश्चन आता है तो 25 का 25 मैथ में उठा सकते हैं, रीजनिंग में 20 आता है तो 20 में रीजनिंग में उठा सकते हैं। तो अगर आप मैथ रीजनिंग को अच्छे से कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में आपको लाखों कैंडिडेट करोड़ों कैंडिडेट जो फॉर्म भरेंगे आप बहुत आगे चल। प्रीवियस ईयर मतलब कंपटीशन जो तैयारी कर रहे हैं लड़के भी जितने भी हैं, तो प्रीवियस ईयर को आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि उससे कि आपको आइडिया मिलेगा कि मतलब पिछले 5-10 सालों में क्वेश्चन का क्या वेटेज था, किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, क्वेश्चन चेंज हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, आपको एक आइडिया मिल जाता है। तो आप उसको प्रीवियस ईयर को इग्नोर नहीं कर सकते, तो आप उसको प्रीवियस ईयर को भी साथ में लेकर आपको तैयारी करना होगा, तब आपको अपने तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। टेस्ट तो मैंने दिया था, शुरू शुरू तो मैंने ऑफलाइन दिए थे, उसके बाद फिर जब देखें कि ऑनलाइन का जब सारे एग्जाम ऑनलाइन हो रहे हैं, तो एक ऑनलाइन की जैसे फीलिंग आने के लिए फिर ऑनलाइन मैंने टेस्ट देना स्टार्ट किया। अब मॉक टेस्ट से आप बेहतर तैयारी कर सकते हैं, और जैसे आप एग्जाम आइएगा तो फिर आपको मतलब वो जो है प्रेशर जो है आपको घर में ही सारा रिलीज कर दीजिएगा, आप इतना टेस्ट दे दीजिएगा तो कि आप आदत बन जाएगी। तो फिर एग्जाम जब जाइएगा 1-2 एग्जाम दे दीजिएगा तो फिर आप वो प्रेशर अपने आप हट जाएगा। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में साइंस का मेजर सेक्शन आता है, यानी 25 क्वेश्चंस आते हैं, जो कि आपके सिलेक्शन में बहुत ज्यादा निर्णायक होते हैं। तो मैं आपको एक काफी बेहतरीन बुक सजेस्ट करने जा रहा हूं, जो कि किरण पब्लिकेशन की तरफ से आती है। ये काफी बेहतरीन बुक है। इसमें आपको पूरा 2022 में जो एग्जाम हुआ ग्रुप डी का पूरा टीसीएस पैटर्न पर उसका जो पीवाईक्यू दिया हुआ है पूरा इसमें दिया हुआ 99 सेट्स में 2340 प्लस एमसीक्यू इसमें दिए हुए हैं। यानी हर एक शिफ्ट में 25-25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और सभी क्वेश्चंस का आंसर की है और सभी क्वेश्चंस का डिटेल्ड सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, जिससे कि अगर आप एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं तो आपको उससे 2-3 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। इसके साथ ही ये आप देख सकते हैं वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 में 2 सेट्स दिए हुए हैं। 2022 का जो पूरा पेपर है वो पूरा पेपर इसमें दिया हुआ है, तो ये दोनों भी आप लेके लगा सकते हैं टेस्ट। इसके साथ ही आपको ये 2 बुक्स देख रहे होंगे, एक आपका ग्रेजुएट लेवल और एक अंडर ग्रेजुएट लेवल के लिए बुक है। ये प्रैक्टिस वर्क बुक है, 15-15 सेट्स दिए हुए हैं, जिससे अपनी प्रिपरेशन को आप बूस्ट कर सकते हैं। मैं इन सभी बुक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, वहां से क्लिक करके अपने बुक्स को परचेज कर सकते हैं। मार्केट में भी ये बुक्स अवेलेबल है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का डोमिनेंट कंप्यूटर में स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हमारे साथ है विष्णु जी, जो कि रेलवे में सिलेक्टेड कैंडिडेट है और अभी ग्रुप डी के पॉइंट्समैन के पोस्ट में है। और इनसे हम जानेंगे कि इनकी क्या स्ट्रेटेजी थी एग्जाम को क्रैक करने में, क्योंकि एक सिलेक्टेड कैंडिडेट से जानना कैंडिडेट्स को काफी फायदेमंद होता है। तो चलिए इनसे जानते हैं। और जो भी बच्चे चैनल पे न्यू आए हैं वो पूरा वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि एक एक पॉइंट आप लोगों के लिए काफी फायदेमंद होने वाला है। चलिए इनसे जानते हैं। सबसे पहले अपने बारे में बताइए। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद जो मुझे आपने चैनल पे बोलने का मौका दिया। मेरा नाम विष्णु कुमार है, मैं 2019 ग्रुप डी जो है निकला था उससे सिलेक्टेड कैंडिडेट हूँ। फिलहाल मैं अभी पॉइंट्समैन पे अभी रेलवे में सेवा दे रहा हूँ। और सबसे पहले आप बताइए कि आपका रेलवे के प्रति रुझान कहाँ से आया, या फिर और भी कुछ की तैयारी करे? और भी मैं जैसे मैंने एसएससी का भी तैयारी कर रहा था, तो इंग्लिश वीक होने के कारण कहीं न कहीं मैं उसमें मतलब पीछे रह जा रहा था। तो उसके बाद से फिर जो है कि रेलवे की वैकेंसी आने लगी 2018 के बाद से कंटिन्यू। तो लगा कि हाँ, रेलवे में लगने से मैं कहीं न कहीं जो है इसे क्रैक करके फिर गवर्नमेंट जॉब ले सकता हूँ। फिर वहीं से माइंड आया कि नहीं, और वैकेंसी भी कंटिन्यू 2018 के बाद आने लगी, तो फिर मैं इसकी तैयारी में लग गया था। एक बार अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बताइए। एजुकेशन जो है मेरी तो सारी गवर्नमेंट स्कूल से ही हुई है, और मैंने मिडिल स्कूल तो अपने गांव से ही हुई है, और हाई स्कूल और कॉलेजिंग जो है बगल के ही मतलब यहीं से धनबाद से ही हुआ है सारा चीज़। और जैसे कि आपका जो मोड ऑफ प्रिपरेशन था, ऑनलाइन था या ऑफलाइन था? स्टार्टिंग जब किया था तब तो ऑफलाइन था, उसके बाद 1-2 साल बाद जब कोरोना के टाइम आ गई, तो उस टाइम पे ऑनलाइन पे मतलब उधर से मूव कर गए, मतलब ऑफलाइन से ऑनलाइन, और दोनों को साथ लेके चलें तो ऑनलाइन ज़्यादा फायदा रहा, और अभी मतलब एग्जाम के लिए ज़्यादा बेहतर है।
अब सबसे पहले बताइए कि जैसे ग्रुप डी का फॉर्म अभी फिलअप हो चुका है और पिछला बार लगभग 1 लाख वैकेंसी थी और इस बार 32,000 कुछ है, तो इस बार का कंपटीशन कैसा होने वाला है? देख, कंपटीशन तो शुरू से आसान नहीं रहा था। वैकेंसी पे तो अप डाउन तो ये होती रहती है, लेकिन इसमें थोड़ा टफ होगा क्योंकि वैकेंसी तो 1/3 हो गई पिछले बार से। और लड़के जो है मतलब पहले से और भी नए नए लड़के आ रहे हैं, पुराने कैंडिडेट है, तो दोनों की जो मतलब जो भी कैंडिडेट है वो तैयारी मतलब अपना बहुत अच्छे से कर रहे हैं, तो कंपटीशन मतलब आसान होने वाले है नहीं। तो इस बार जो फॉर्म भरे हैं तो उनको काफी मेहनत करनी पड़ेगी। अब बहुत सारे बच्चे ऐसा है कि फॉर्म फिलअप कर दिए और सोच रहे हैं पढ़ना स्टार्ट नहीं किए, तो नहीं उनको नहीं, उनको क्या बोलना चाहेंगे आप? ये तो गलत है। पर मतलब फॉर्म भरने के बाद अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो बहुत सोचिए कि आप कंपटीशन से पहले ही बाहर हो गए। और बहुत कैंडिडेट ऐसे हैं कि जैसे 10th के बाद 12th के बाद जैसे अपना प्रिपरेशन चालू कर देते हैं, ग्रेजुएशन कंप्लीट होते होते उनकी जो बेसिक चीजें होती हैं और बहुत अच्छी कमांड हो भी जाती है उसमें। और ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद वो जो कंपटीशन के वो जब आते हैं तो पहले से वो स्ट्रॉन्ग होके आते हैं, तो उस लड़कों से फाइट करना और इस अभी जो फॉर्म भरने के बाद जो कर रहे हैं तो वो काफी पीछे रह जाएंगे। वो उसमें मतलब बहुत मुश्किल है ऐसे गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक करना फिलहाल। अब इनसे जानेंगे अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग स्ट्रेटेजी। सबसे पहले मैथ्स के बारे में बताइए, मैथ्स आपने कहाँ से किया था? मैथ्स तो मैंने कोचिंग में किया था, प्लस जब लॉकडाउन हुई थी लॉकडाउन से मैंने ऑनलाइन में भी पढ़ा। और एक बार सिलेबस कंप्लीट करने के बाद उसको मैं रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करता था, और ऐसे प्रैक्टिस करते करते मैथ मतलब काफ़ी अच्छी हो गई थी मेरी। बच्चों को एक दिन में मैथ्स में कितना समय देना चाहिए? देखिए, सबकी तो कैपेसिटी अलग अलग होती है, कोई 1 घंटा में समझ लेता है, कोई 4 घंटे में समझ लेता है। तो मतलब जो तैयारी कर रहा है तो उसको मतलब खुद पता होना चाहिए कि मुझे एक क्वेश्चन बनाने में थोड़ा टाइम लग रहा है, या कोई समझ में कोई किसी को देरी से समझ में आ रहा है तो उसको ज़्यादा टाइम देना चाहिए। और बहुत कैंडिडेट ऐसा होता है कि जो पढ़ा वो एक बार में दिमाग में कैच कर लिया, उसको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई, तो वो सब के लिए 2 घंटा 2.5 घंटा इनफ है। और बाकी जो नया कैंडिडेट है जिसको टाइम लग रहा है तो कम से कम उसको 4 घंटा इनफ मतलब मिनिमम तो देना चाहिए। जैसे कि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं जिनका मैथ्स अच्छा रहता है और बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो आर्ट्स बैकग्राउंड के रहते हैं, उनका मैथ्स वीक होता है, तो उनको कौन सा बुक सजेस्ट करना चाहेंगे अब स्टार्टिंग में? देखिए, बुक तो मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल है, तो आप कोई भी एक बुक पकड़िए। बुक जो और कम से कम तो आप न्यू अगर बिगनर है तो आपको एक टीचर की मतलब हेल्प लेनी ही होगी। बुक से आप ऐसे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगी आर्ट्स के जो बैकग्राउंड के जो कैंडिडेट हैं, तो आप एक टीचर को पकड़िए, मतलब कोई टीचर से पढ़िए, और टीचर पढ़ाने के बाद आपके सारे सिलेबस सब कंप्लीट हो जाए तो फिर आप अपने खुद आप देखिएगा 2 3 4 बुक खुद उठाइएगा पढ़िएगा, तो उसमें आपको मतलब ज़्यादा अच्छा होगा। और मैथ्स में ट्रिक का क्या रोल है? देखिए, ट्रिक तो ज़्यादा मैं उसमें मतलब नहीं बोलूँगा कि ट्रिक के पीछे भागना चाहिए। अगर मैथ में है आपके सबसे पहले कि कॉन्सेप्ट, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर आप खुद मतलब जो ट्रिक उसको बिल्ड कर पाइएगा। और बहुत सारे जैसे मैथ्स में टॉपिक रहते हैं, जैसे अरिथमेटिक सेक्शन एक होता है आपका, बहुत मतलब अरिथमेटिक में जैसे परसेंटेज हो गया, उससे सारा क्वेश्चन बनता है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, अरिथमेटिक जो है मतलब कोई भी एग्जाम में अरिथमेटिक का मतलब अच्छा खासा वेटेज आता है। तो अरिथमेटिक मतलब आपको जैसे आप उसमें आपको टाइम देना होगा। अगर आप जो मतलब क्वेश्चन मतलब जो आ रहा है, जो क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, अगर वो आप एक लाइन उसको समझ पाए तो फिर आपको अरिथमेटिक बहुत ईजी लगेगी। अरिथमेटिक में पहले कौन सा पढ़ना चाहिए, कौन सा? अरिथमेटिक में देखिए, स्टार्टिंग तो कहीं से भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। आपको 10 15 चैप्टर रहते हैं, तो परसेंटेज से स्टार्ट कीजिए। उसके बाद फिर सबकी जो टीचर है सबको अलग अलग अपना हिसाब से पढ़ाते हैं कि बच्चों को जल्दी समझ में आ जाए। तो परसेंटेज से बहुत कोई जितना मैक्सिमम है परसेंटेज स्टार्ट कराते हैं। उसके बाद आपको चक्रवृद्धि ब्याज होता है, साधारण ब्याज होता है, इससे मतलब आगे बढ़ता है। कोई ऑनलाइन सजेस्ट करना चाहेंगे तो यूट्यूब के लिए? यूट्यूब के लिए तो अभी जो बिगनर है मैं तो बोलूंगा ऐसा कि जैसे मैं किसी कोई भी चैनल का या उसको प्रचार तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आदित्य रंजन जो है जानते ही हो कि बहुत कोई जो तैयारी कर रहे हैं, तो उनको पढ़ने से बहुत अच्छा रहेगा। उन बहुत अच्छे से मतलब बताते हैं, वो कॉन्सेप्ट वो ट्रिक के पीछे नहीं भागते हैं। तो एक जो बिगनर है जो जिसके बेसिक भी उतना मतलब अच्छी नहीं है, तो अगर वो आदित्य रंजन सर के वो अगर मतलब पढ़े उनसे तो बहुत अच्छा रहेगा उनके लिए। अब रीजनिंग के बारे में बताइए, रीजनिंग आपने कहाँ से किया था? रीजनिंग भी हमारे कोचिंग से ही हो गई थी, और कोचिंग के बाद मैंने और कहीं रीजनिंग पढ़ा नहीं। बाकी फिर मॉक टेस्ट देते गया, तो मॉक टेस्ट देते थे तो कुछ जो क्वेश्चन थोड़ा नहीं होता था वो मतलब उससे कवर हो जाता था। तो एक बार रीजनिंग पढ़ने के बाद आपको दोबारा ऐसा पढ़ने का जरूरत है नहीं, क्योंकि रीजनिंग उतना ऐसा भी उतना टफ नहीं पूछता है। लेकिन फिर भी कोई भी जो कंपटीशन दे रहे हैं तो आप किसी भी चैप्टर को हल्के में नहीं लेना है, किसी भी सब्जेक्ट को हल्के में नहीं लेना है। तो आपको उसको एक बार पढ़ने के बाद आप रेगुलर बेसिस पे टेस्ट दीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, तो फिर वो अपने आप बेहतर हो जाएगा। रीजनिंग में कोई ऐसा टॉपिक जिसमें आप फंसे हुए हो या फिर कोई प्रॉब्लम हो? रीजनिंग में है कथन और निष्कर्ष, वो मतलब बहुत ही ज्यादा टफ होते हैं सबके लिए कि कब किसमें सही हो जाए किसमें गलत है। तो वो थोड़ा मुझे अभी भी वो प्रॉब्लम मतलब चैप्टर में प्रॉब्लम होती है। तो ज्यादा बेहतर होता है कि अगर होता है तो ठीक है, नहीं तो मैं उसको स्किप कर देता हूँ। रीजनिंग में बच्चे एक दिन में कितना समय दें? रीजनिंग अगर आप एक बार अच्छे से पढ़ लिए तो फिर आप अगर
कम से कम डेली का 1 घंटा भी देंगे तो चल जाएगा आपका, या फिर टेस्ट मारिएगा तो टेस्ट में भी आपको उसके साथ कवर हो जाएगा। अब जीके जीएस के बारे में बताइए, जीके जीएस आपने कहाँ से पढ़ा? देखिए जीके जीएस तो एक बहुत ही वास्ट सिलेबस हो जा रहा है उसमें, तो बच्चे तो ऐसे ही डर जाते हैं। तो जीके जीएस के लिए मतलब मैंने अपनी प्रिपरेशन की थी, तो मैंने जीके जीएस की प्रिपरेशन जब मैं ग्रेजुएशन में था तभी मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी जीके जीएस के लिए खासकर। तो मतलब वही कि घर में जैसे हम लोग 4-5 मतलब भाई बहन लोग रहते थे, तो वहीं से हम लोग ग्रुपिंग स्टार्ट कर दिए थे, ग्रुप डिस्कशन। तो उस टाइम हम लोग लूसेंट का एक बुक आता है, सभी के पास होगा, ये सब जानते ही होंगे। तो लूसेंट को बेस बनाया हम लोग और उसको मतलब एकदम चैप्टर वाइज एकदम लाइन बाय लाइन एकदम अच्छे से करते थे ग्रुपिंग। तो 3 साल में मतलब हम लोग का अच्छा खासा जीके जीएस में मेरा हो गया था, और एक जीके जीएस में इंटरेस्ट भी मेरा जगने लगा था। उसके बाद जब कोचिंग स्टार्ट की तो वही चीज मतलब पढ़ने को मिला, तो और अच्छे से मतलब बेहतर से हमको समझ में आने लगा। तो ऐसे करते 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 जीके का मतलब अच्छा मतलब तैयारी हो गया था मेरा। और तो जैसे जीके के लिए तो मैं तो बोलूंगा ग्रुप डिस्कशन करने से ज्यादा फायदा है, ज्यादा अच्छा रहेगा। और जैसा कि लूसेंट का आपने नाम लिया, तो लूसेंट को कितनी बार पढ़नी चाहिए? देखिए हमको लगता है कि मैंने लूसेंट को जितना बार पढ़ा होगा शायद उतना भी कोई बार खत्म किया होगा। मैंने लगता है कि कम से कम 200 से 250 बार खत्म कर दिया पढ़ के लूसेंट को एकदम लाइन बाय लाइन। तो मुझे एकदम लाइन बाय लाइन क्वेश्चन याद हो गया, कहाँ क्या लिखा है उसको मैंने कर दिया। तो लूसेंट का एक बार आप बेस बनाइए, मतलब उसको लाइन वाइन पढ़िए, और कोई टीचर सब अगर पढ़ पाते तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वो थ्योरी बताएंगे, थ्योरी के बताने आप फिर लूसेंट पढ़िए तो बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे। तो एक बार थ्योरी पढ़ने के बाद लूसेंट का पढ़िए, या क्राउन का भी बुक ले सकते हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं। तो उससे आपकी मतलब अच्छी होगी। और कोई भी जैसे आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो मिलता है, हम नोट्स के अलावा आप जिस किताब से पढ़ रहे हैं, लूसेंट से पढ़ रहे हैं या क्राउन पे पढ़ रहे हैं, तो आप उसी में लिखने का कोशिश करें, ताकि कि आपको एक चीज जगह इकट्ठा मिल जाएगा। आप कहीं मतलब लूसेंट पे कुछ अलग है, फिर आप नोट्स अलग बना रहे हैं 2-3 कॉपी के, तो आपको फिर वो इस तरह के मतलब ज्यादा आपको मतलब जमा हो जाएंगे क्वेश्चन, तो आप फिर बाद में डर जाएंगे क्या पढ़ें क्या नहीं। तो एक जगह पे सब रहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा पढ़ने में। और कहीं ना कहीं साइंस का बहुत वेटेज है, तो साइंस को बच्चे कहाँ से करें? साइंस तो है ही, तो साइंस अब ग्रुप डी में दे रहा था, ग्रुप डी का साइंस मतलब जितने भी एग्जाम होते हैं कंपटीशन, तो सबसे अच्छा क्वेश्चन इसी में पूछे जाते हैं ग्रुप डी में। तो साइंस तो पहले बात की एनसीईआरटी को आप क्लियर मतलब अच्छे से क्लियर कर लीजिए। कौन से क्लास का? 6 से 12 तक के बीच आप एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ लीजिए, तो मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से आते हैं साइंस में। अगर लाइन बाय लाइन एकदम डिटेल और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठा कर देखेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। और मैंने तो एनसीईआरटी किए थे, और ऑनलाइन एक मैंने टीचर का पढ़ा भी था जिसका नाम है ज्ञान प्रकाश झा। वो मैं साइंस आपका फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो तीनों बहुत अच्छे से बताएं। आपको चाहें तो ज्ञान प्रकाश झा यूट्यूब में सर्च करके देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे से पढ़ाए हैं, और उससे भी बहुत अच्छी आपको मिलेगी। करंट अफेयर के बारे में बताइए, करंट अफेयर बच्चे कहाँ से? देखिए रेलवे के करंट अफेयर के लिए बोलूँ तो स्पीडी सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि स्पीडी से मैंने जितने भी अभी तक रेलवे में एग्जाम दिए 3-4 बार दिए हैं, तो अलग अलग एग्जाम के, तो स्पीडी से बहुत ही क्वेश्चन मतलब भिड़ जाते हैं। और उसमें हो कि आप 2 महीना एग्जाम से 2-2.5 महीना पढ़ ले लीजिए, 1 साल का जो आता है उसका, और उसको अच्छे से कर लीजिए, आपको मतलब अच्छा दे देंगे रिजल्ट वो। और जैसा कि ग्रुप डी के एग्जाम बच्चे भी तैयारी कर रहे हैं, तो मैथ और रीजनिंग का बहुत बड़ा रोल है एग्जाम को क्रैक करने में। तो मैथ और रीजनिंग में क्या सेफ स्कोर होना चाहिए, कितना लाने से बच्चे का क्लियर हो? देखिए मैथ और रीजनिंग ऐसे कोई भी एग्जाम में ऐसा सब्जेक्ट है कि आप उसमें मतलब एकदम फुल स्कोर कर सकते हैं। 25 क्वेश्चन आता है तो 25 का 25 मैथ में उठा सकते हैं, रीजनिंग में 20 आता है तो 20 में रीजनिंग में उठा सकते हैं। तो अगर आप मैथ रीजनिंग को अच्छे से कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में आपको लाखों कैंडिडेट करोड़ों कैंडिडेट जो फॉर्म भरेंगे आप बहुत आगे चल जाएंगे। तो मैथ रीजनिंग में बहुत अच्छे से अगर कर लेते हैं तो आप आगे रहेंगे कंपटीशन में। एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का क्या रोल है? प्रीवियस ईयर मतलब कंपटीशन जो तैयारी कर रहे हैं लड़के भी जितने भी हैं, तो प्रीवियस ईयर को आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि उससे कि आपको आइडिया मिलेगा कि मतलब पिछले 5-10 सालों में क्वेश्चन का क्या वेटेज था, किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, क्वेश्चन चेंज हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, आपको एक आइडिया मिल जाता है। तो आप उसको प्रीवियस ईयर को इग्नोर नहीं कर सकते, तो आप उसको प्रीवियस ईयर को भी साथ में लेकर आपको तैयारी करना होगा, तब आपको अपने तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। और आपने मॉक टेस्ट लगाया था क्या? हाँ मॉक टेस्ट तो मैंने दिया था, शुरू तो मैंने ऑफलाइन दिए थे, उसके बाद फिर जब देखें कि ऑनलाइन का जब सारे एग्जाम ऑनलाइन हो रहे हैं, तो एक ऑनलाइन की जैसे फीलिंग आने के लिए फिर ऑनलाइन मैंने टेस्ट देना स्टार्ट किया। तो आप जितने ऑनलाइन टेस्ट देंगे, और अगर जिसके पास अगर कंप्यूटर हो लैपटॉप हो, तो अगर उसमें दे तो और बेहतर होगी उसकी वो, क्योंकि वो आपको एक एग्जाम जैसा फील कराएगा कि आप जो टाइम में एग्जाम मतलब जैसा फील होता है उस टाइम आपको लगेगा टेस्ट देने के लिए, तो ज़्यादा ऑनलाइन सही रहेगा। ऑनलाइन आपने कौन सा प्लेटफॉर्म से दिया था? ऑनलाइन जैसे टेक्स्ट बुक दिया था फिलहाल, अभी टेक्स्ट बुक ठीक ठाक है, और ग्रेडअप का भी मैंने दिया था, एक और किसी का दिया था बट वो अभी मेरे माइंड में नहीं आ रही है। मैंने 2-3 प्लेटफॉर्म से ऑनलाइन टेस्ट दिया था। बहुत सारे बच्चे ऐसा है जो कमेंट करते हैं, वो बोलते हैं कि मेरा जैसे मॉक टेस्ट देते हैं, टेक्स्ट बुक से वो देते हैं, तो उनका स्कोर फर्स्ट में आता है 30, 40, 50 ऐसा आता है, तो वो डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो उनको क्या करना चाहिए? देखिए डीमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि
हो सकता है वो अभी अभी एग्जाम मतलब तैयारी का शुरू किया है। तो स्टार्टिंग में कोई भी चीज़ होती है वो टफ होती है, कोई भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो आपको थोड़ा परेशानी होती है। फिर आप जब उस फील्ड में रहते हैं तो धीरे-धीरे 1 साल 2 साल में आपको धीरे-धीरे आपकी देखिएगा कि ये तैयारी अच्छी होती जाएगी तो आपको स्कोर भी अच्छे मतलब आते जाएँगे। तो तैयारी का आप कंटिन्यू रखें और देखिएगा कि आपको मतलब रिजल्ट अच्छा मिलेगा बाद में। और बहुत सारे बच्चे जैसा तैयारी तो बहुत अच्छी तरह से करते हैं, बहुत पढ़ते हैं, लेकिन एग्जाम में जाते हैं वो प्रेशर आ जाता है उनका और जो क्वेश्चन आता है उसको भी भूल जाते हैं। उसके लिए सबसे बेहतर क्या उपाय है, कैसे प्रेशर को? देखिए प्रेशर तो आपको मतलब अगर स्टार्टिंग में दे रहे हैं, आप शुरू-शुरू पहला एग्जाम, दूसरा एग्जाम दे रहे हैं, आपको तैयारी भी बहुत अच्छी है लेकिन आप एग्जाम में जाके हड़बड़ा जाते हैं। तो थोड़ा लगता है कि हाँ, चलिए पहली बार दे रहे हैं, दूसरा बार दे रहे हैं, ऑनलाइन का कैसा सेटअप होगा, क्या होगा, कैसे होगा? तो वही चीज़ के लिए आपको घर में उस टाइप का मतलब मॉक टेस्ट लगातार देने होंगे। अब मॉक टेस्ट से आप बेहतर तैयारी कर सकते हैं और जैसे आप एग्जाम आइएगा तो फिर आपको मतलब वो जो है प्रेशर जो है आपको घर में ही सारा रिलीज़ कर दीजिएगा। आप इतना टेस्ट दे दीजिएगा तो कि आप आदत बन जाएगी। तो फिर एग्जाम जब जाइएगा 1-2 एग्जाम दे दीजिएगा तो फिर आप वो प्रेशर अपने आप हट जाएँगे। तो मतलब कंटिन्यू बने रहना होगा और बस आप टेंशन फ्री होके एग्जाम दीजिए, अब फिर आपको सही रहेगा। जैसा कि ग्रुप डी में बहुत सारे बच्चों को पोस्ट को लेकर कंफ्यूजन होता है, तो जैसा कि आप पॉइंट्समैन के पोस्ट पे है, थोड़ा नेचर ऑफ जॉब के बारे में बताइए। ये बात तो सही है क्योंकि देखिए ग्रुप डी में ऐसे लगभग 16-17 पोस्ट आ जाते हैं कि कौन सा पहला प्रेफरेंस में रखें, क्या रखें पोस्ट में। तो इसमें 2-3 कैटेगरी आपको आ जाती है। अगर जैसे देखा जाए कि अगर आपको प्रमोशन चाहिए ग्रुप डी में कि आप 1-2 साल 3 साल में जैसे जल्दी प्रमोट होके आप अच्छे मतलब अपना पोस्ट चेंज करा सकते हैं, आपकी सैलरी बढ़ा सकते हैं, ग्रेड बढ़ा सकते हैं। तो प्रमोशन का पहला विकल्प पॉइंट्समैन है। आपको ये 1-2 साल में 3 साल में आपको ये पॉइंट्समैन से आप गुड्स गार्ड जो है, स्टेशन मास्टर, ये क्लर्क बन सकते हैं प्रमोशन के हिसाब से। और अगर आपको सैलरी के हिसाब से देखा जाएगा तो आप सैलरी का नहीं है कि ग्रुप डी की स्टार्टिंग में जैसे हमको 40-50 हज़ार की सैलरी चाहिए तो आप ट्रैक मशीन डाल सकते हैं पहला प्रेफरेंस में। ट्रैक मशीन आपको मतलब एक अच्छा सैलरी देगी। उसके बाद सोचिए कि वर्कलोड जैसे ना हो, कि सोचिए कि बहुत मतलब काम नहीं करना पड़े आपको, तो वर्कलोड कम हिसाब से आपको देखा जाए तो सिग्नल एंड टेलीकॉम जो आता है उसमें आप टेलीकॉम पोस्ट अगर आपको मिल जाती है तो उसमें वर्कलोड ज़्यादा नहीं होती है। तो आप टेलीकॉम को पहला प्रेफरेंस में रख सकते हैं। उसके बाद फिर आप वर्कशॉप वाले जितने आते हैं उसमें प्रेफरेंस रख सकते हैं। तो यही मेनली 2-3 मतलब ये है कैटेगरी है कि आप उसमें करके अपना प्रेफरेंस डाल सकते हैं कि पहला अगर हमको प्रमोशन चाहिए तो पहला हम ये डाल सकते हैं, सैलरी चाहिए तो ये डाल सकते हैं। तो ऐसे करके आप प्रेफरेंस को डाल सकते हैं। अभी आप कोई और भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? हाँ, एग्जाम में अभी तो फिलहाल स्टेट गवर्नमेंट की ओर मैं मूव किया हूँ और प्लस जो रेलवे की डिपार्टमेंटल एग्जाम है उसमें भी मैं उसकी भी तैयारी कर रहा हूँ और हाल फिलहाल अभी एनटीपीसी का भी फॉर्म डाला हुआ है, उसकी भी तैयारी चल रही है। तो मैंने पढ़ाई छोड़ी नहीं है, अभी कंटिन्यू बनी है मेरी। बच्चों को मोटिवेशन के लिए एक अप्रोक्सीमेट सैलरी बताइए। देखिए सैलरी तो फिलहाल अभी 7 पे कमीशन चल रहा है, अगले साल तो 8 पे कमीशन भी आ जाएंगे। तो अभी आपको ग्रुप में ऐसे मतलब ग्रॉस देखिएगा तो आपको 35 के आसपास मिल जाएंगे, लेकिन आपको एनपीएस जो कट के 32-33 कहीं 30 भी आ जाती है। तो उसको अलाउंस को छोड़ के किसी का अप डाउन 2-4 हज़ार का मतलब डिफरेंस हो जाता है। और अगर 8वां पे कमीशन आ जाता है तो उम्मीद है कि 40,000 के आसपास मतलब सैलरी हो जाने की है और उससे भी ज़्यादा हो सकती है। तो एक मतलब मिडिल क्लास फैमिली के लिए जो जिसके मतलब गरीब घर के लड़के सब मिडिल क्लास में जब आ जाते हैं तो एक 40,000 की महीना नौकरी उनके लिए बहुत ही मतलब अच्छी रहेगी। तो आराम से इसको हल्के में ना ले, सरकारी जॉब है, सरकारी जॉब की डिमांड है अभी, तो 40,000 भी अच्छी है, खराब नहीं है 10th लेवल की जॉब के लिए। अब बच्चों को बता दीजिए, फाइनल जो भी बच्चे फॉर्म भर लिए हैं और वो सीरियस नहीं हुए एग्जाम को लेकर, तो फाइनल एक बार मोटिवेशन के लिए कुछ बोल दीजिए कि बच्चे कैसे पढ़े। देखिए आपको अगर जॉब लेना है तो आपको सीरियस लेके पढ़ाई करनी ही होगी। आप ऐसे मतलब फॉर्म भर दिए हैं, एग्जाम का डेट आएगा तब पढ़ेंगे तो फिर आप जॉब से ऐसे ही बाहर हो गए हैं, आपको कंपटीशन में है ही नहीं। अगर आपको मतलब वाकई अगर सरकारी नौकरी चाहिए, आपको रेलवे में अपनी सेवा देनी है तो आपको मतलब एकदम सीरियस होकर पढ़ाई करनी होगा। फॉर्म भरे हैं फिर भी मतलब अभी आपकी तैयारी मतलब मीडियम आपको बेसिक क्लियर है तो मिनिमम 10 से 12 घंटा भी अभी देते हैं। तो अभी मान के चलिए 5-6 महीने आपको टाइम मिलेगी एग्जाम के लिए, तो 5-6 महीने में आप 10-10 घंटा भी टाइम देते हैं तो काफी हद तक आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी और कहीं ना कहीं आप मतलब कंपटीशन में बने रहिएगा। तो दोस्तों आपने देखा विष्णु जी का वीडियो। आई होप आप लोगों को इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, क्योंकि एक सिलेक्टेड कैंडिडेट जो होते हैं वो अपना रियल एक्सपीरियंस आप लोगों के सामने शेयर कर रहे हैं कि उन्होंने कैसे तैयारी की है और इन्होंने काफी अच्छी तैयारी की है तभी आज ये सिलेक्टेड है। तो आप लोग जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो अभी से लग जाइए। फॉर्म अगर फिलअप कर दिए हैं तो कुछ मत देखिए, अपना तैयारी में लग जाइए और आप लोग को काफी समय है अभी एग्जाम की क्रैक करने के लिए, तो अभी से लग जाइए, एकदम दिन रात मेहनत कीजिए। और विष्णु जी का बहुत बहुत धन्यवाद चैनल में समय देने के लिए। थैंक यू आपको।